हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तल्डा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लाया हूँ। जैसे आप कैप्शन देख ही रहे हो, 5 रीजंस वाई स्टूडेंट्स स्ट्रगल इन CFM। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। मैंने अभी तक डिटेल में कभी इसको डिस्कस नहीं किया है, बट काफ़ी जो नए बच्चे हैं मैं चाहता हूँ कि उनको मैं अवेयर करूँ और उनको पता रहे कि इस सब्जेक्ट में आपको क्या प्रॉब्लम्स जाने वाली हैं और आपको कैसे उसको टैकल करना है। क्योंकि काफ़ी बच्चों को ये अटेम्प्ट लगने के बाद पता चलता है। तो बेसिकली मैं आपका टाइम बचा रहा हूँ। एज गुड एज 6 मंथ्स आपके बच सकते हैं। तो CFM को आप लाइटली लेने की गलती न कीजिए। ठीक है, सबसे टफ सब्जेक्ट अगर कंपनी लॉ के टक्कर में कोई सब्जेक्ट ग्रुप 1 में अगर होगा तो वो CFM ही होगा। और टफ कंपैरेटिवली इसलिए लगता है क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। कंपनी लॉ वैसे मेरे हिसाब से सबसे टफ सब्जेक्ट है, बट क्योंकि वो लॉ है और आप लोग थोड़ा लॉ में कंफर्टेबल हो जाते हो, इसीलिए उतना टफ आपको वो नहीं लगेगा। और यहाँ क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, इसमें थोड़ा बहुत मैथ्स है, थोड़ा बहुत रिटन प्रॉपर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा परेशान करता है मॉड्यूल 1 स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो 5 रीजंस अच्छे से एक एक मैं डिस्कस करूँगा कि ये सब्जेक्ट क्यों काफ़ी ज़्यादा हैवी फील होता है, क्यों ज़्यादा लोग स्ट्रगल करते हैं, 40 मार्क्स भी नहीं स्कोर कर पाते हैं बच्चे इसमें, और हर एक रीज़न के पीछे फिर आप क्या कर सकते हो। ऑब्वियसली सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी, कुछ आपके कंट्रोल में रहेंगी, कुछ आपके कंट्रोल में नहीं होंगी। तो टोटली मैं अच्छे से डिस्कस करूँगा। अच्छे से वीडियो पूरा देखना है। अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हो, वीडियो ज़रूर लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में आपके जो भी व्यूज़ हैं वो आप शेयर कर सकते हो। सबसे बड़ा रीज़न है मैथ्स। यस, मैथ्स सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है कि ये सब्जेक्ट क्यों टफ लगता है, क्योंकि इसमें मैथ्स बहुत है। ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसमें मैथ्स ही मैथ्स है। इसमें काफ़ी जगह आपको इक्वेशंस, रेशियो, प्रपोर्शन और भी बहुत सारे जो बेसिक मैथ्स होते हैं वो आपको यूज़ करना है। एंड काफ़ी बच्चे मैथ्स में कंफर्टेबल नहीं होते, तो इस वजह से सब्जेक्ट आपको बहुत ज़्यादा हैवी लगता है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है। वेटेज प्रैक्टिकल का बहुत ज़्यादा है, थ्योरी का वेटेज काफ़ी ज़्यादा कम है, बहुत कम वेटेज है एज़ कम्पेयर टू जितनी कंटेंट है थ्योरी की। थ्योरी का कंटेंट भी अगर कम होता और इसका वेटेज भी कम होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एफर्ट्स भी कम लगते। लेकिन डिसप्रपोर्शनेट है, थ्योरी बहुत ज़्यादा है, भर भर के थ्योरी है, हर चैप्टर में थ्योरी है, बट उतना ज़्यादा वेटेज थ्योरी का नहीं है। आए ख्याल में? तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो मैथ्स को आपको फेस करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा हर बच्चे से रिक्वेस्ट है, जिनको भी ऐसा लगता है कि उनका मैथ्स अच्छा नहीं है एंड समहाउ वो सोच रहे हैं कि चलो टाइम निकाल लेते हैं, तो मत निकालो ऐसे टाइम। आपको मैथ्स को फेस करना होगा, क्योंकि है बहुत बेसिक मैथ्स। कोई ऐसा आपको कॉस थीटा और वो सब साइंस वाले बहुत हाई लेवल मैथ्स नहीं है, बहुत ही बेसिक मैथ्स है, जो मुझे लगता है अगर आप चाहो तो आप उसको उस पर काम कर सकते हो। आपको बहुत ही बेसिक मैथ्स पे काम करना है, रेशो, प्रपोर्शन, इक्वेशन, बस 2-3 ही टॉपिक हैं। 8, 9, 10th के किताब उठा के उसको आज भी आप चाहो तो अच्छे से कवर कर सकते हो। स्क्वायर रूट निकालना, पावर निकालना, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि इससे दूर भागने से अच्छा है इसके लिए अलग से आप टाइम निकालो, अलग से टाइम निकालो कि क्या होता है रेशो, कैसे होता है, क्या होता है, रूल्स क्या होते हैं, इक्वेशंस के रूल्स क्या होते हैं, इक्वेशन कैसे सॉल्व होता है। थोड़ा सा अगर आप उस पर हार्डवर्क करेंगे 1 टाइम तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो मेरे हिसाब से मैथ्स ऐसी चीज़ है जिसमें लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ टाइम निकाल रहे हैं, उसको फेस नहीं कर रहे हैं, उसके लिए अलग से टाइम निकाल के अलग से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए कभी भी आपको कॉन्फिडेंस फील नहीं होता, क्योंकि आपने मैथ्स को उतना कैप्चर नहीं किया, मैथ्स पे आपने कंट्रोल या कॉन्फिडेंस अभी तक आपने नहीं लाया है। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको देता ही है। तो मैथ्स एक है जिस पे मुझे लगता है आपको काम करना चाहिए। ठीक है, तो पहला हो गया मैथ्स। सेकंड है कि ये सब्जेक्ट एंड इसका जो पेपर है ये काफ़ी लेंदी होता है। अकाउंट्स FM मतलब लेंदी एज कंपेयर टू अदर थ्योरी लॉ सब्जेक्ट्स।
ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी आपको फील होगा। इसमें नंबर ऑफ चैप्टर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, सिलेबस भी ज़्यादा लेंदी है, और इसका जो पेपर आता है वो भी काफ़ी ज़्यादा लेंदी होता है। तो ये भी आपको हमेशा पता होना चाहिए कि काफ़ी बच्चे मैं देखता हूँ कंपेयर करते हैं, सर बाकी सब्जेक्ट्स तो मेरे 95 मार्क्स के पेपर मैं सॉल्व करके आ गया, लेकिन टैक्स एंड CFM मेरा 70 या 75 या 80 मार्क्स का ही सॉल्व हो पाया है। तो ये बहुत कॉमन है, यू आर नॉट अलोन। 70-75 बहुत कॉमन है, क्योंकि उससे ज़्यादा आप सॉल्व नहीं कर सकते। पेपर ही लेंदी होता है, जो कि अनफॉर्चुनेट है। पेपर थोड़ा लेंदी ही होता है, या आपकी स्पीड कम होगी, वॉट एवर, बट 80 मार्क्स फेयर इनफ है। बहुत अच्छा पेपर सॉल्व हुआ है आपका। अगर आपका 80 मार्क्स का पेपर अच्छे से, जो आपको आता था, अच्छे से आप छुड़ा के आए हो, तो मेरे हिसाब से तो पेपर आपका अच्छा गया है, ऐसा मानना चाहिए। क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड्स हैं CFM के और टैक्स के थोड़े अलग होते हैं, तो 80 मार्क्स भी बहुत अच्छा मेरे हिसाब से माना जाएगा। तो लेंदी चीज़ें हैं, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो आपको जो टाइम है वो CFM पे थोड़ा हमेशा ज़्यादा देना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, क्योंकि वो बहुत लेंदी है। पेपर लिखने में भी आपको स्पीड पे बहुत ज़्यादा अलग से ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आपका पेपर बहुत ज़्यादा भी छूट सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपकी पासिंग के लिए। तो लेंदी ये बहुत आप मतलब ध्यान में रखो, और ये चीज़ कंट्रोलेबल नहीं है। पेपर लेंदी आता है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। आप अपनी बस स्पीड बढ़ा सकते हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसको सॉल्व करने में आपको ज़्यादा समय न लगे। जो जो कंट्रोलेबल चीज़ है, जहाँ जहाँ आप टाइम बचा सकते हो, वो आप बचा सकते हो, बट उसके ऊपर आप भी कुछ नहीं कर सकते। तो आप एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान दो। जितना भी आप पेपर छुड़ा रहे हो, आपके तरफ से वो पूरा 100% करेक्ट छुड़ाना, मेरे हिसाब से वो अप्रोच आपको इसीलिए फॉलो करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ मार्किंग अच्छी मिलती है। 5 में से 4, 5 में से 3, 3.5, 4, 4.5 अच्छी मार्किंग मिलती है एज़ कम्पेयर टू अदर लॉ सब्जेक्ट्स। वहाँ पे 5 में से 2, 2.5, 2.5, 3 बहुत कम मार्किंग मिलती है। एज़ कम्पेयर टू दैट थोड़ा सा CFM में अच्छा मार्किंग मिलता है। और अगर आपका प्रेजेंटेशन, हैंड राइटिंग सब अच्छा है, तो 5 में से 5 मार्क भी आप स्कोर कर सकते हो, जो कि थ्योरी पेपर में काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो लेंदी सेकेंड पॉइंट। थर्ड है, एक मैं कहूँगा फियर है। फियर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। पहले से ही बच्चे बैकफुट पे हैं, पहले से ही अकाउंट्स, FM सुन के या मैथ सुन के वो उतना एफर्ट ही नहीं दे पाते, या फोकस नहीं कर पाते, या वॉटेवर। एक डर मैंने देखा है कि डर हमेशा रहता है, और आप साइंस फील्ड से हो तो वो डर का जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा रहता है, आप बहुत ज़्यादा डरते हो। तो मैथ्स एंड साइंस बैकग्राउंड थोड़ा सा ये होता है कि अगर आप साइंस वाले हो तो अकाउंट्स थोड़ा सा आपको बहुत नया होता है, और उसमें उतनी ग्रिप नहीं होती है। FM भी आप पहली बार पढ़ रहे होते हो, तो थोड़ा सा टफ लगता है, नई चीज़ लगती है, तो उस वजह से भी एक डर बढ़ जाता है। तो फियर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसके वजह से बच्चे अंडर परफॉर्म करते हैं। पेपर ईजी आता है, बट स्टिल आप परफॉर्म नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपके मन में पहले से डर बैठा हुआ है कि आपको कॉन्फिडेंस कम है, आपकी पढ़ाई नहीं हुई है, आपको मैथ्स नहीं आता, आपका पेपर पूरा सॉल्व नहीं हो पाता। इस वजह से आपका परफॉर्मेंस नेचुरली थोड़ा और कम हो जाता है, आप अपना 100% भी नहीं दे पाते हो। तो ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। फियर को कंट्रोल करने का आपको एक ट्राई करना ही होगा, और फियर क्यों आ रहा है वो भी आपको एनालाइज करना चाहिए। मैं जैसे मैंने बताया, काफ़ी लोग साइंस बैकग्राउंड के होते हैं, तो वो इसीलिए थोड़ा सा डरते हैं। काफ़ी लोगों का मैथ्स वीक होता है, उस वजह से वो डरते हैं। काफ़ी लोगों का स्पीड कम होता है, अलग अलग रीज़न से या मल्टीपल रीज़न से वो फियर होता है या बढ़ते जाता है। तो अगर आपने फियर आइडेंटिफाई कर लिया और उस पर थोड़ा काम कर लिया, तो वो बहुत आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज करेगा, आपके मार्किंग्स बढ़ाएगा, और मुझे लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट आपका वो बन सकता है CFM। तो फियर पे आपको ध्यान देना है, क्यों फियर आ रहा है वो ध्यान देना है। सिर्फ बोलोगे कि सर मेरे को डर लग रहा है, तो आप डरते ही रहोगे। डर क्यों लग रहा है वो आपको अपने आप से पूछना है, और उस पर फिर काम करना है। जहाँ जहाँ कंट्रोलेबल चीज़ें, वहाँ वहाँ आपको काम करना है। ठीक है, तो फियर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर है फोर्थ, मैं कहूँगा स्पीड। स्पीड, क्योंकि CA CT आप पास करके आए हो, आपने कुछ लिखा ही नहीं है, आपने कुछ लिखा ही नहीं है। ठीक है, आप तो ऐसे ही रिमोट प्रॉक्टर
एमसीक्यू दे के आप आ गए हो, और 11th-12th में भी स्पीड का इतना लोग ध्यान नहीं रखते हैं पेपर, क्योंकि पूरा सॉल्व हो जाता है। एंड लॉ सब्जेक्ट्स में भी स्पीड का इतना दिक्कत नहीं होता, उसमें काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपको आता ही नहीं है इसलिए छूट जाता है, पर यहाँ आपको आता है पर आप लिख नहीं पाओगे बिकॉज पेपर काफ़ी लेंदी होता है और आपकी स्पीड कंपैरेटिवली कम होती है क्योंकि आपने उस पर काम ही नहीं किया होता। तो आपको अलग से प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस करोगे तो मल्टीपल आपको देखो फ़ायदे होते हैं। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, एक तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, आपको पता नहीं चलेगा। काफ़ी लोगों को ऐसा एक इनर एक ये है कि मेरे को लगना चाहिए तो ही वो चीज़ हो रही है, ऐसा नहीं होता। सबकॉन्शियसली चीज़ें हो रही होती हैं, आपको पता रहे, अवेयर रहो, ज़रूरी नहीं है। अगर आप लिखते रहोगे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आपको महसूस हो न हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्पीड बढ़ते जाती है। बस आप अपनी तरफ से एफर्ट दो कि आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते जाओ, लिखते रहो, तो स्पीड बढ़ती है। सेकंड है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आपकी चीज़ें टैली हो रही हैं तो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं बढ़ेगा और फियर कम क्यों नहीं होगा? सोच के देखो। और प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपना एक समझ में भी आएगा कि आपको क्या नहीं आ रहा और आपको एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स भी पता चलते हैं। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ये सब्जेक्ट सिर्फ पढ़ के नहीं होगा, ये सब्जेक्ट सिर्फ वीडियो देख के नहीं होगा। जो काफ़ी बच्चों के मन में एक ये है कि मैं मैराथन देख लूँ, मैं वीडियो देख लूँ, सिर्फ वीडियो देखने से आप पास नहीं हो सकते इस सब्जेक्ट में। आपको ये गांठ बांध लेनी है चीज़। बाकी सब्जेक्ट्स को अलग रखना है, इस सब्जेक्ट को अलग रखना है। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, खुद से एफर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। इसीलिए काफ़ी बच्चे मुझसे भी नाखुश होते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कितना भी वीडियोस दे दूं, मैं आपको पास नहीं करा सकता अनलेस आप उतना एफर्ट आप पर्सनली ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। मेरा रिक्वायरमेंट कम है यहाँ पे, आपका रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। आपको प्रैक्टिस करना है, आपको डाउट्स पूछना है, आपको उसमें इन्वॉल्व होना है, ठीक है। आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, तो ही वो चीज़ें कन्वर्ट होती हैं। चीज़ों को मार्क्स में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वीडियोस का मुझे लगता है बहुत लिमिटेड रोल है। सेल्फ स्टडी स्टूडेंट्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लेक्चर बायस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि लेक्चर बायस को तो मैंने सारे वीडियोस दिए हुए हैं। मैं लेक्चर्स बायस की बात कर रहा हूँ, उनको तो प्रॉपर रेगुलर फुल डिटेल में सारे लेक्चर्स दिए हुए हैं। उससे ज़्यादा मेरा कोई रोल नहीं है। आपको डाउट्स पूछने हैं, आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है या कुछ मुझसे चेक करवाना है, वो आप कर सकते हो। बट रेगुलर लेक्चर्स के बियॉन्ड मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है। आपको सब खुद ही करना पड़ेगा, रिटन पेपर है क्योंकि, ठीक है। तो स्पीड एक ऐसी चीज़ है जिसको आप नज़रअंदाज न करें, क्योंकि स्पीड बढ़ाने में बहुत टाइम लगता है। फिर लास्ट जो है वो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी। लास्ट में रखा है मैंने, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे तो काफ़ी बच्चे लेक्चर्स देख के कोई ना कोई टीचर के थ्रू ही CFM पढ़ रहे होते हैं, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी काफ़ी हद तक बच्चों को होती है। पर सेल्फ स्टडी वाले जो बच्चे हैं उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कंसेप्चुअल क्लैरिटी। उनको कंसेप्ट ही नहीं आता, उनको जर्नल एंट्री ही बनाते नहीं आती है, उनको लेजर की पोस्टिंग नहीं आती, उनको बैलेंसिंग नहीं आती, तो वो टैली कैसे करेंगे? कंसोलिडेशन जैसा इतना टफ चैप्टर है, फुल जो क्वेश्चंस होते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, ये टैली करने में कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत लगती है। डबल इफेक्ट आपको अच्छे से आना चाहिए अकाउंट्स में, कि एक इफेक्ट यहाँ जा रहा है तो दूसरा कहाँ जा रहा है, हर चीज़ हर एडजस्टमेंट के डबल इफेक्ट्स आपने लिए हैं कि नहीं, इसको मैं कह रहा हूँ कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अकाउंट्स में मेन ये आपको बहुत ज़्यादा लगती है। रेशियो एनालिसिस जो है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, प्रोजेक्टेड या फोकास्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इन सब में, पूरे अकाउंट सब्जेक्ट में, डिबेंचर्स में इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सोचो। तो इन सारे चैप्टर्स में कंसेप्चुअल क्लैरिटी ही बच्चों को नहीं है। उनको इंटरेस्ट निकालते नहीं आता, इंटरेस्ट की बेसिक कैलकुलेशंस नहीं आती है, उनको जर्नल एंट्री बनाते नहीं आती है, जर्नल एंट्री बना के पोस्टिंग करने नहीं आती, उनको नहीं पता कौन से अकाउंट में कौन सा बैलेंस होता है, कौन से साइड वो ओपनिंग साइड में आता है, कौन से साइड वो क्लोजिंग साइड में आता है। उनको बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, उसके बिना आप पास नहीं हो सकते। मुझे बताओ, जिनको ये सब आता ही नहीं है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे टैली होगा आपका?
लक फैक्टर पे मैं ज़्यादा डिपेंड नहीं रहता। लकी हो और ऐसे ही हो गया तो वो सबके साथ नहीं होता। आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्नल एंट्री बनाते आपको आना चाहिए। डिबेंचर, बहुत सारे ऐसे टफ टॉपिक्स हैं जो काफ़ी बच्चे स्ट्रगल करते हैं और मैं इनको हमेशा बताता हूँ जर्नल एंट्री ही सबसे इंपॉर्टेंट है। कि डबल इफेक्ट शुरू कहाँ से होते हैं? जर्नल एंट्री से। अगर आपने जर्नल एंट्री बना ली, आपको पता रहता है कि दो इफेक्ट कौन से हैं और वो कहाँ जाते हैं और वो गए हैं नहीं गए हैं, सही जगह पे आपने उसको दिया है, लिया है नहीं लिया है, वो आप पकड़ सकते हो। तो जर्नल एंट्री के बिना चीज़ें होती नहीं है। मेरी टीचिंग स्टाइल भी जर्नल एंट्री के थ्रू ही इसीलिए होती है। तो जर्नल एंट्री मेरे हिसाब से कंसेप्चुअल क्लैरिटी का मतलब है जर्नल एंट्री। तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना मेरे हिसाब से ज़रूरी है। अगर आपको कंसोलिडेशन, कैश फ्लो, डिबेंचर्स, इतने टफ टॉपिक पे अगर आपको एक ग्रिप चाहिए तो जर्नल एंट्री आपका बहुत ज़्यादा उस पर आपको मतलब उस पर काम करना चाहिए अलग से। तो ऐसे 5 ये रीजंस हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं कि क्यों ये सब्जेक्ट टफ होता है, या इसका एक फियर है, या लोग स्ट्रगल करते हैं इवन टू स्कोर 40 मार्क्स। कुछ कुछ चीज़ें देखो आपके कंट्रोल में है। सिर्फ सब्जेक्ट लेंदी है, पेपर लेंदी आता है, इसके अलावा बाकी सब चीज़ें आपके कंट्रोल में है। तो आई होप आप इस पे काम करेंगे, आई होप आप अवेयर हो, और आई होप आप इस पे डेफिनेटली अपने प्लानिंग में इन सारी चीज़ों को कंसिडर करोगे। थैंक यू सो मच। डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू सो मच।